हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एनटीपीसी आरआरबी का जो एग्जाम है इसके रिगार्डिंग आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसका ही एक ऑनलाइन मॉक का क्वेश्चन है ये। और ये जो मॉक है practicemock.com इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और ये इसका पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट 1 में हमने अलजेब्रा और बहुत सारे अदर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन आज यहाँ पर हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐसे और भी आप टेस्ट जो है नीचे लिंक में देखकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किए हैं वो आपके SI CI बेस्ड है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होके वो यहाँ पर करेंगे। प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे कुछ बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ एवरेज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, एज के क्वेश्चन है, मतलब औसत, और यहाँ पर आयु बेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी समय और कार्य, टाइम ऑन वर्क का भी क्वेश्चन एक बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक जम्बल्ड सेट होगा ताकि आपको हर एक टॉपिक से पता चल जाए कि लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी क्वेश्चन बनाना और ट्राई जरूर करना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹5400, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें कहा है कि एक मैन डिपॉजिटेड ₹5400 इन अ स्कीम विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम CI। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द CI आफ्टर 2 years। मतलब कि एक कोई पर्सन है जिसने एक स्कीम में 5400 रुपए जमा किए। तो जो 5400 रुपए उसने जमा किए, ये क्या होता है, ये मूलधन होता है, मतलब कहा जाए प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5400 रुपए। फिर क्या है, 10% की वार्षिक दर है यहाँ पर, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है। ठीक है, उसको मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10%। ठीक है, CI चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगा, और 2 वर्ष का टाइम है। टाइम बराबर कितना है, 2 वर्ष है। तो पूछा कि कितना उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, मतलब 2 साल के बाद CI निकालो। 2 साल का CI निकालने के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया था, पहले साल में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन। ठीक है, मतलब पहले साल जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर 10% की रेट से 5400 का 10% निकालोगे, कितना आएगा, 540। ठीक है, तो अगले साल जब आप दूसरे साल में जाओगे, ये तो 1 ईयर का हो गया, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब क्या होता है कि 540 तो आपको मिल ही रहा है, प्लस इस 540 जो इंटरेस्ट मिल चुका है पहले साल में, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 540 का 10% कितना हो गया, 54। ठीक है, अब यहां पर हमें CI निकालना है। देखो CI में ये तीनों वैल्यू आ जाती हैं, ये तीनों वैल्यू, मतलब 540 प्लस 540 प्लस 54। ठीक है, तो 540 प्लस 54, तो ये हुआ 1080 प्लस 54 कितना हो गया, 1134। तो इस फॉर्मेट में ये वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार ध्यान से देख लेना। इसमें कहा गया है कि यदि if the principal amount becomes 36% more after 4 years, then find the rate of simple interest per annum। मतलब कहा जा रहा है कि अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4 साल के बाद में 36% अधिक हो जाता है। ओके, ये कहा गया है द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 36% मोर आफ्टर 4 years। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपने मान लिया कि स्टार्टिंग में आपसे पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालो, मतलब 4 वर्षों के बाद जो मूल राशि है वो 36% अधिक हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष दिए गए, टाइम समय आपको कितना दिया है, 4 वर्ष दिए, 4 ईयर। तो हमने स्टार्टिंग में माना कि जो मूल राशि है, मतलब जो प्रिंसिपल है, वो हमने मान लिया X रुपीज़ है। ठीक है, 4 साल, टाइम कितना है, 4 ईयर, और ये कितनी 36% मोर। तो 36% मोर का मतलब क्या हुआ, 136% ही तो हो जाएगी। तो इस x का 136% निकालोगे, 136% का मतलब हुआ 136/100, मतलब कि 1.36। ठीक है, तो 4 साल के बाद ये अगर x रुपीज़ है तो 136% जब बढ़ जाएगी 1.36x इतना हो जाएगा। ओके, सिंपल समझ में आ रहा है। पूछ रहा है हमसे साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। आपको फार्मूला पता है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, यही चीज होती है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। P से प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखो X रुपीज़ था, अब ये
सब कुछ मिलाकर कितना हो गया 1.36x हो गया। तो अब ये मूलधन है, ये आपका मिश्र धन बन गया, ठीक है, मतलब कि ये आपका अमाउंट बन गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल था और जो अमाउंट है वो इतना हो गया। तो इसका डिफरेंस वो आपका कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो 1.36x में से x अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0.36x, मतलब 1.36x है, इसमें से x माइनस करोगे तो 0.36x बन जाएगा, ऐसा ही आपको मिल गया। तो सीधी सी बात है, जब आपको साधारण ब्याज मिल गया तो 0.36x ये रख दो, प्रिंसिपल कितना था x रुपीज़ था, रेट हमें निकालना है, दर हमें ज्ञात करनी है, टाइम दिया है 4 वर्ष डिवाइड बाई 100, यही तो हुआ आपका। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 36x बराबर x इंटू आर इंटू 4, x से x कट गया, 4 से 9 बार गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये आपका आ गया 9%, मतलब दर कितनी हो गई, ब्याज की दर 9% हो जाएगी। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें फार्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं, ये बेसिक अप्रोच है, ओके। तो आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज वाज 1600, मतलब एक गांव जो है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ये है 1600, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन लिख दी 1600, आउट ऑफ विच 37.5% वर फीमेल्स। If the number of married females were 440, then find the number of unmarried females in the village। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक गांव की आबादी जो है वो 1600 है और इसमें जो है महिलाएं हैं, मतलब कि जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल हैं वो कितनी है 37.5% है, ओके। मेल का कोई नामो निशान नहीं है, तो मेल आप रिमेनिंग मेल हो जाएंगे, मतलब मेल अगर आप यहाँ पर काउंट भी कर रहे हो तो मेल कितने 62.5 है, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। फिर कहा गया कि विवाहित महिलाएं, मतलब जो फीमेल हैं 37.5 में से, इसमें से कुछ मैरिड हैं कुछ अनमैरिड हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो आपको निकालना है और मैरिड जो विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड हैं वो कितनी है 440 हैं। तो अनमैरिड की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखो 1600 का 37.5% निकालना है। अब मुद्दा यही हो जाता है कि 37.5% कैसे निकालो, कितनी जल्दी निकालो। आपको मैं बता चुका हूँ 12.5% जो है ये कितना होता है 1/8 होता है परसेंटेज टेबल में। तो अगर आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 37.5%। तो 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई करा 37 हो गया, तो 1/8 में भी 3 से करोगे यहाँ पर तो ये हो गया 3/8। तो अब आप इस 37.5% की जगह पर क्या यूज़ करोगे 3/8। तो 3/8 इस 1600 का निकाल दो, तो 1600 इंटू 3/8, 8 से 2 बार 200 इंटू 3 600 आ गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि 600 फीमेल हैं, मतलब महिलाओं की संख्या उस गांव में कितनी है 600 है। अब इसमें से जो शादीशुदा है मैरिड हैं वो कितनी है 440 हैं, तो अनमैरिड वो कितनी हो जाएंगी 600 माइनस 440, ये कितना आ जाएगा 600 माइनस 440 दैट मीन्स 160, ठीक है, 160 आपका निकल कर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, केवल बेसिक था, एक लाइन में आप इसको बना सकते थे, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, नंबर 4। इसमें कहा गया है द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। फिर कहा गया है while the income of C is half of the income of B, if the income of all the three together is rupees 11,000, then find the income of B। यहाँ पर कहा जा रहा है कि A और B जो है इसमें कहा गया है इन कंपेरिजन है, मतलब A जो है वो A की जो आय है इनकम है वो B की तुलना में 25% अधिक है। तो आपने तीनों को यहाँ पर मान लिया A B C। A की आयु B की तुलना में 25% अधिक है, तो B को 100 रुपये मिलते हैं, तो इसको A को कितने मिलेंगे 25% अधिक B से, तो इसको मिलेंगे 125, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो C है, तो जो C की जो इनकम है वो क्या है B की आधी है, तो B को 100 रुपये मिल रहे हैं तो C को 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो इसको। तो ये हो गया इनकम। अब आप क्या करो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो ये 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 2 बार, तो 5:4:2 इनकम का क्या आ गया ये रेशियो आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर कहा गया है कि अगर तीनों की मिलाकर इनकम जो है 11,000 है, मतलब अगर तीनों रेशियो जोड़ोगे 5 + 4 + 2 तो ये हो गया 11 रेशियो। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है 11,000,
ठीक है, 11,000 ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 11,000, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार 1,000, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1,000। पूछा क्या है कि बी की आयु, बी की इनकम बताओ, तो बी का रेशियो 4 है, एक रेशियो की वैल्यू 1,000 है, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1,000 मतलब 4,000। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। मेरा हर एक क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले आप जो अप्रोच फॉलो करते थे, आप अगर इस अप्रोच को बनाते हो तो क्वेश्चन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तब भी आप बना सकते हो। आपने इस तरीके से वैल्यू एज्यूम कर ली, ठीक है, और फिर आपने रेशियो निकाल दिया, रेशियो को टोटल के बराबर रखा, एक रेशियो की वैल्यू निकाली, तो आप 4 की निकाल दो। आपसे भी पूछ सकता है तो आप a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो सिंपल सा है, a प्लस बी 5 प्लस 4 मतलब 9 रेशियो, 9 में से 2 गए 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए, बेस मेथड आना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक वॉज रुपीज 1200, 1200, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। मतलब क्या है कि एक दुकानदार जो है 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है यूजर को दे रहा है, ठीक है, उस पर जो है चीज सोल्ड कर रहा है, पुस्तक बेच रहा है, ठीक है। मतलब कहें कि डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, मतलब 20% आप ये समझ लें, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ओके। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि सक्सेसिव डिस्काउंट का एक बनाने का फार्मूला क्या होता है, मतलब 2 डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है, और उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना, उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, एक यूनिवर्सल फार्मूला आप नोट कर लें, x प्लस बाई प्लस एक्स प्लस बाई, ये x इंटू बाई डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। जैसे अगर आपको 2 जगह प्रॉफिट दिया है, एक प्रॉफिट x दिया है, दूसरा प्रॉफिट आपको बाई दिया है, तो मिलाकर प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं कहीं पर इस तरीके से चल रहा हो, ठीक है, कि एक बार इतना लाभ फिर एक बार इतना लाभ, तो टोटल लाभ बताओ, तो पहले x% है फिर y% है, तो दोनों प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, और डिस्काउंट अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब है कि माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बाई 100, अगर डिस्काउंट है तो आप माइनस से डिनोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस, और 20 इंटू 20 400 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 4 माइनस का 36%, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान से यहाँ पर ये रखना कि अगर 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 36% डिस्काउंट हो जाता है, तो इसका मतलब बेचा कितने पर जा रहा है, 64% पर उसने बेच दिया उस चीज को, ठीक है। ये माइंड में आना चाहिए आपके। अगर जब हम कहते हैं ना कि हमने 25% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब हमने 75% पर वो चीज़ सेल करी, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 20% ईच लिखा हुआ है ना, तो आप ये मान के चलें कि आपने सक्सेसिव निकाल लिया, 36% आ रहा है, तो बेचा कितने पर, 64% पर। तो यहाँ पर कहा गया है अगर मार्क्ड प्राइस, ठीक है, अगर उसका अंकित मूल्य यहाँ पर 1200 रुपये है, तो पुस्तक क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट इतना देने के बाद 64% पर बेच रहे हो, तो इस 1200 रुपये का 64% निकाल दो, तो सिंपल 12 इंटू 64 कर दो, इससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 768। वैसे तो आप यही करोगे, 1200 इंटू 64% है तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा क्या, 12 इंटू 64, ठीक है। तो यही चीज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पर एक लाइन में कर दी, तो ये आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, ओके। एक और क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, एक बार देखते हैं। द नंबर ऑफ टॉफी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पंकज एंड राजन ऑन देयर बर्थडे इज इन द रेशियो 2:3। मतलब पंकज और राजन 2 लोग हैं, ये अपने अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं, टॉफियां वितरित करते हैं, उसकी संख्या जो है 2:3 है, मतलब पंकज 2 रेशियो में और राजन जो है वो 3 रेशियो में कर रहा है, ठीक है। फिर कहा गया है कि द रेशियो वाइल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राजन एंड विशाल। अब ये 2 लोग और आ गए, राजन और विशाल। इसमें क्या सिस्टम है कि राजन और विशाल का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया है 9:5।
तो पूछा क्या है, द नंबर ऑफ टॉफी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पंकज, पंकज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड की गई टॉफी जो है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विशाल। मतलब पंकज और विशाल में कंपैरिजन करना है। आप ये समझ लें हिंदी में कि पंकज और राजन इन्होंने अपने जन्मदिन पे टॉफियां जो वितरित की 2:3 में, और फिर राजन और विशाल ने की 9:5 में। ठीक है, फिर कहा गया है कि आप ये बताओ कि यहाँ पर कहा गया है पंकज द्वारा वितरित टॉफियों की संख्या विशाल द्वारा वितरित टॉफियों की संख्या से कितने % अधिक और कम है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि आपको रेशियो इक्वल करना होगा। ओके, रेशियो इक्वल करना मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद है तो आप देखो बहुत आसान तरीके से देखो, यहाँ पर पंकज है, ये क्या है रंजन, और ये भी रंजन और विशाल। तो यहाँ पर आपको बनाना है पंकज, रंजन और विशाल, इन 3 का रेशियो बनाना है। आप देखो पंकज और रंजन का रेशियो कितना है, 2:3 दिया है। फिर रंजन और विशाल का दिया है 9:5। अब मुझे रेशियो को इक्वल करना है, बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पर 3 के राइट साइड में ब्लैंक है तो 3 ही यहाँ पर आएगा। ओके, 9 के यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक है तो यहाँ पर 9 अपने आप आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15, 9 × 3 27, 9 × 2 18। ये कटेगा किसी से, देखो बिल्कुल कट जाएगा, 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, 3 से 9 बार, 3 से 5 बार, तो 6 9 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया रेशियो आ गया पंकज राजन विशाल, ये आ गया 6:9:5। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज द्वारा वितरित टॉफियों की संख्या विशाल द्वारा वितरित टॉफियों की संख्या से कितने % अधिक और कम है। पहले देखो पंकज को 6 रेशियो में टॉफियाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और विशाल का 5 रेशियो में, तो पंकज का ज़्यादा है, तो 6 जो है इस 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ओके, तो मोर देन, अधिक कितना है, मोर है। ठीक है, मोर देन कितना हो गया, 1। किससे, यहाँ पर आप देखो 6 जो है ये 5 से 1 अधिक है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा किस पर, 5 से, तो 1/5 होगा, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। तो 5 से 20 बार गया तो 20 × 1, 20% अधिक आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आसान है, मैंने आपको एक कंसेप्ट ये वाला बताया कैसे इक्वल बनाना रेशियो को। उसके बाद जो है कंपैरिजन पूछा है पंकज का विशाल के साथ, तो पंकज विशाल से अधिक है, तो जो 6 वैल्यू है वो 5 से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। किस पर, 5 पर, तो 1/5 × 100, 5 से 20 बार गया, 20 × 1 20%। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नंबर 7। ये देखो, ये तो ओरल क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द एवरेज एज ऑफ द 3 फ्रेंड्स PQR इज 42 ईयर्स, फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज फ्रेंड्स 5 ईयर एगो। मतलब कहा जा रहा है कि 3 दोस्त हैं PQR, इनकी औसत आयु जो है 42 वर्ष है, तो 5 साल पहले इनकी औसत आयु पूछी है। तो यार ये तो बहुत ईजी है, 5 साल पहले विदाउट पेन एंड पेपर, 5 साल पहले चले जाओ तो -5 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 37। अगर पूछा जाता है 5 साल बाद तो क्या करते हैं, +5 कर देते हैं। ओके, तो मतलब आप अगर प्रेजेंट में यहाँ पर हो तो 5 साल बाद इधर आप प्लस में जाओगे, 5 साल पहले इधर आप माइनस में जाओगे। ठीक है, ये फंडा हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो एगो, यहाँ पर लिखा होता है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर या हैंस, इंग्लिश में हैंस भी लिखा होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, देखो ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट हैज 25 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, इसमें 25 बॉय हैं और बाकी जो हैं वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। फिर कहा गया है कि द क्लास हैज़ द एवरेज वेट ऑफ 45, मतलब पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है, ठीक है, औसत जो वजन है वो कितना है, 45 किलोग्राम। फिर कहा गया है अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज, अगर छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है तो आप जो है गर्ल्स, ठीक है, छात्राओं की जो है उनका औसत वजन जो है वो ज्ञात करिए। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 40 छात्राओं की एक कक्षा में 25 लड़के हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लो कि 40 स्टूडेंट की एक क्लास है। ठीक है, 40 स्टूडेंट की एक हो गई क्लास। अब इस क्लास में क्या है कि 25 तो बॉय हैं, 25 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी होंगी, 15 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 40 लोगों की क्लास में जो एवरेज वेट है, ठीक है, एवरेज वेट औसत वजन वो कितना है, 45 है। तो अगर आप टोटल कुल वजन निकालोगे, ठीक है, कुल वजन,
तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 इंटू 40, मतलब 40 इंटू ये 45 करना है। तो देखो 40 इंटू 4 कितना हुआ 160, ठीक है 1600, और ये कितना हुआ 200, तो ये हो गया 1800, ठीक है। अब यहां पर आप देखो नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि लड़कों का औसत वजन 48 है, लड़के कितने 25 बॉयज़ हैं। तो देखो 25 बॉयज़ हैं, तो इनका औसत वजन एवरेज वेट जो है, औसत वजन कितना है 48 है। तो आप इनका अगर कुल निकालते हो टोटल, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 48, 25 इंटू 48, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखो 25 इंटू 4 ये 1000 होगा, 25 इंटू 8 200, तो ये हो गया कितना 1200, ओके। अब यहाँ पर गर्ल्स रिमेनिंग बचेंगी, गर्ल्स कितनी बची हैं 15। तो आपको टोटल पता है, बॉयज़ पता है, टोटल में से बॉयज़ को आप माइनस कर दो, 1800 में से 1200 माइनस कर दो, तो ये जो 600 आ गया ये किसका है, ये 15 गर्ल्स का आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कियों की औसत वजन बताओ। तो औसत के लिए लड़कियों की नंबर ऑफ संख्या जो है कितनी 15 है, उससे आप डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 40, 40 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, जो कहा सो किया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बना लिया, आई होप, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर 9। देखो क्वेश्चन मैं यही कहूँगा कि रेलवे के एग्जाम में इसी तरीके का लेवल आता है। जब एएलपी का एग्जाम होता है तब क्वेश्चन और भी अच्छे आते हैं, एनटीपीसी में थोड़ा इसी के नियर अबाउट में आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। नंबर 9, इसमें कहा गया है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड सुनील इज 2:3। इफ द एज ऑफ अनिल 5 years ago was 11 years, then find the age of सुनील 2 year hence। देखो यहाँ पर हैंस का यूज आ गया, हैंस का मतलब होता है बाद में, ओके। तो यहाँ पर कहा गया है कि अनिल और सुनील जो है इनकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु कितनी है 2:3। तो यहाँ पर अनिल और सुनील, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु है 2:3, ठीक है। यहाँ पर कहा गया यदि 5 वर्ष पहले अनिल की आयु 11 वर्ष थी, ठीक है, ये वाली लाइन को पकड़ लो, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर आप मान लो ये 2x है और ये है 3x, तो अनिल की आयु 5 वर्ष पहले चले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर कहा गया कि 5 वर्ष पहले जो अनिल की आयु है वो 11 साल थी, मतलब 2x माइनस 5 बराबर 11। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 16, 5 इधर गए, x की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, ओके। आपने x यहाँ पर निकाल दिया, फिर क्या पूछा है, तो जब आपने x निकाल दिया फिर पूछा है 2 वर्ष बाद सुनील की आयु। तो सुनील अभी भी प्रेजेंट पे यहाँ पर है, 2 वर्ष के बाद +2 कर दो, ठीक है। तो 3x प्लस 2 की गणना करो, इसकी वैल्यू निकालो। x पता है 8 है, तो 3 इंटू 8 प्लस 2 ये कितना हुआ 24 प्लस 2 ये कितना हो गया आपका 26, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस फॉर्मेट में निकल कर आ जाएगा। तो पूरे प्रश्न में कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं था। चलो एक और प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नंबर 10। इसमें कहा गया है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹360। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, एक आदमी है जिसने एक वस्तु को 360 रुपये पर 25% की हानि पर बेचा। आप सपोज करो कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने क्या करा कि 25% की हानि, 25% का लॉस लिया और किसी एक प्रोडक्ट को 360 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 25% का लॉस हो गया तो वो वस्तु 75% पर आपने बेची। तो 75% पर बेची तो 360 रुपये में 75% की वैल्यू 360 हो गई। अब यहाँ पर आप क्या करें, कॉस्ट प्राइस निकाल दें, ठीक है, मतलब उसका 100%। तो 100% वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हो जाएगा 360 बटे 75 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 12, 12 इंटू 4 48, 480। मतलब वो वस्तु वास्तविक में कितने की थी 480 रुपये की थी, लेकिन नुकसान हुआ 25% लॉस पर आपने 360 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, स्टार्टिंग प्राइस मतलब कि सीपी, ओके। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि वह वस्तु को 540 रुपये पर बेचता, यदि वह वस्तु को 540 रुपये पर अगर वो बेचता, ठीक है, तो
तो फिर वह कितना लाभ अर्जित करेगा, रुपए में लाभ बताना है। तो 480 रुपए की चीज़ थी, 540 में बेच रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो कितना आ रहा है 480, 540, तो इसमें से ये घटा दो, 540 माइनस 480 मतलब कितना हुआ 60 रुपए का लाभ उसको सीधा सीधा यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अब आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज पूछता तो देखो 60 रुपए का लाभ मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, इसी तो मिल रहा है क्रय मूल्य पर, तो 480 पर मिल रहा है इंटू 100, तो 6 से 8 बार गया, 8 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 12.5%, सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर रुपए में पूछ रहा था तो हमारा 60 रुपये आंसर होगा, अगर परसेंटेज में पूछता है कि कितने परसेंट लाभ उसको मिलेगा तो 12.5%। ओके, चलो एक बार और एक 11 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, ये वन लाइनर है। इसमें कहा गया है अ मैन कवर्स 80% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। मतलब कहा जाए कि एक पुरुष है वो 4 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली से आगरा की जो बीच की दूरी है, ठीक है, तो उसमें 80% की दूरी को वो केवल तय कर रहा है, ठीक है, इस रेट से। तो पूछा है कि दिल्ली और आगरा के बीच कुल दूरी आप बता दो कितनी है। मतलब आप सीधा सीधा ये देखें, यहाँ पर है दिल्ली और ये है आगरा, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ x है। ओके, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पुरुष 4 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80% की दूरी को तय कर रहा है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 80% है। ओके, ये 80% है और ये टोटल जो है ये कितना है, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। ये x जो है वो अपने आप में 100% है। तो अब आप ये देखो कि 4 घंटे में 45 की स्पीड से जा रहा है और 80% केवल तय कर रहा है, तो आपसे दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी मतलब x को आपको निकालना है। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख लें कि जो 80% x का है, ठीक है, तो यही तो वो कवर कर रहा है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो सीधा सा फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें दूरी निकालनी है, ठीक है, दूरी, तो वो क्या हो जाएगा चाल इंटू समय, यही हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, यही एक यूनिवर्सल फार्मूला हर जगह लगता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या 80% ऑफ x, तो 80% का मतलब क्या हुआ 0.8 और x का ये हो गया, तो 0.8x इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 45 और टाइम कितना है 4 घंटे, ठीक है। सब कुछ आपको पता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आवर्स में दिया है, तो हमें जो दूरी है वो भी हम आवर्स में निकाल देंगे, इसमें निकाल देंगे किलोमीटर में। ओके, तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी बात है 0.8x इक्वल टू दिस वन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू 4 बटे ये आपका हो गया 0.8, इसका दशमलव हटाया, यहाँ ऊपर 10 बढ़ गया, तो ये 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। ओके, अब ये कितना हो गया 4 से 4 आपका कट गया, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 225 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 225 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। एक और प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैंने आपको जो टाइम एंड वर्क की सीरीज कराई थी उसमें ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 21 बॉयज कैन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज, मतलब कहा जाए कि जो 21 बॉय हैं वो किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय 12 बॉयज। तो अब कहा गया है कि जो 12 बॉय हैं वो जो है उस कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 और D2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैन का मतलब है कि क्या मैन पावर वहाँ पर यूज़ हो रही है। 21 लोग काम कर रहे हैं तो 21 हो गया, दिन कितने लग रहे हैं 8 दिन लग रहे हैं। अब कहा गया M2 12 लड़के, तो मैन पावर 12 है, अब कितने दिन लगेंगे D2 निकालना है। तो आप देखो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया, यही D2 की वैल्यू आ जाएगी, 14 दिन लगेंगे। ओके, तो सिंपल पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो वन लाइनर सोचते ही टिक कर देना है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम इजी है। देखो अगर आपको अप्रोच पता है,
कुछ फंडे पता है, अगर जिस बंदे के माइंड में ये चीज़ हिट नहीं होगी M1 D1 H1 तो वो नहीं कर पाएगा, या फिर वो और कोई प्रोसेस लगेगा, उससे टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को 20 सेकंड 15 सेकंड्स के ज़्यादा का समय नहीं आपको लगाना है। मैं तो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको बिल्कुल हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ओरल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं करने, आपको फटाफट करा और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, देखो अगला पार्ट मैं और सॉल्व करूंगा और भी कुछ क्वेश्चन रैंडम लेकर आऊंगा। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैं ये पेपर आपको जरूर सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये प्रश्न जो है practicemock.com की ओर से प्रोवाइड कराया गया है। आप इसमें और भी एनटीपीसी के अदर एग्जाम्स भी दे सकते हैं, वहां पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आप जाएं और जाकर उन क्वेश्चन को बनाएं और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और थोड़े से वीडियो स्लो जरूर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्टार्ट बहुत ही फास्ट करेंगे और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।